डॉक्टर मनमोहन सिंह को अंतिम नमन दिया जा रहा है। कांग्रेस दफ्तर इनका पार्थिव शरीर लाया गया है। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के कई बड़े नेता कांग्रेस दफ्तर पहुंचे हैं। कांग्रेस दफ्तर से निगमबोध घाट तक अंतिम यात्रा निकलेगी। दिल्ली में निगमबोध घाट पर अंतिम संस्कार होगा। सुबह 11:45 पर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन होंगे। सीधे कांग्रेस दफ्तर से ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कल पार्थिव शरीर डॉक्टर मनमोहन सिंह का उनके घर पर रखा हुआ था, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर जेपी नड्डा तक सभी लोग गए थे। और आज ये कांग्रेस दफ्तर में पार्थिव शरीर इनका लाया गया है अंतिम दर्शन के लिए, जहां आपको अशोक गहलोत से लेकर रणदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता धीरे धीरे आए उनको अंतिम विदाई देने के लिए। 11:45 पर वो समय बताया जा रहा है जब पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पंचतत्व में वो विलीन होंगे। दिल्ली के निगमबोध घाट पर यह अंतिम संस्कार होगा। और इसके पहले भी एक बड़ी खबर आई थी, जहां पर जगह मांगी जा रही थी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसको गृह मंत्रालय की तरफ से ये जगह आवंटित की गई। अभी इस दरमियान आप देख रहे हैं जहां पे मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी उनको पुष्पांजलि देते हुए, अंतिम विदाई देते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर की ये सीधे तस्वीरें हैं जहां पार्थिव शरीर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रखा हुआ है और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता अंतिम विदाई देने के लिए वहां पर पहुंचे हैं। पी चिदम्बरम को भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जहां पर उनको अंतिम विदाई देने के बाद वो कांग्रेस दफ्तर से थोड़ा बाहर की तरफ रुख करते हुए भी नजर आए हैं। ये जो लम्हा है, ये जीवन की उस यात्रा को दर्शाता है जब, और जीवन की उस सफ़र को दर्शाता है जब आप धरती पर जन्म लेते हैं। और अपने 92 साल के सफ़र को इन्होंने कई उतार चढ़ाव के साथ जिया है 1991 से लेकर, क्योंकि वो दौर जब मनमोहन सिंह वैसे तो अर्थशास्त्री, काफ़ी ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति, सरल स्वभाव, सब जानते थे, लेकिन 1991 में जब इंसान के ज़िंदगी में वो टर्निंग पॉइंट आता है जिससे वो देश विदेश में जाने लगता है, वो टर्निंग पॉइंट पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लाइफ में आया, जीवन में आया 1991 में। जैसा हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी और उस दरमियान जो अर्थव्यवस्था थी वो देश की डगमगा गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो करें क्या। और उस समय आरबीआई का गवर्नर इनको डिप्यूट करके चुनकर, और जिस तरह से वो पॉलिसी एलपीजी का लेकर आए, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का, और उसके बाद देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसका जो ढांचा था एक मजबूत पिलर पर जाके टिक गया। और उसके बाद एक बड़े अर्थशास्त्री के रूप में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहचान होने लगी। उसके बाद ये सफ़र आगे बढ़ता गया और उन्हें शायद इस बात का इल्म भी नहीं था कि वो सफ़र उनका शुरू होते होते प्रधानमंत्री के पद तक पहुंच जाएगा। 2004 में जब उन्हें ये बागडोर को संभाला गया, और सबसे इंटरेक्टिव अगर अभी तक कोई भी प्रधानमंत्री अगर हुआ है तो वो मीडिया से, कि आप संसद के बाहर जब कार्रवाई करके निकलते थे तो आप देखिए कि वो मीडिया से मुखातिब होते थे। छोटे छोटे अगर कोई इश्यूज हो जाते थे तो पूर्व प्रधानमंत्री, हालांकि काफ़ी ज़्यादा उनके आलोचक भी हुए कि वो बोलते नहीं थे, शांत स्वभाव के थे, लेकिन जब इंट्रैक्शन की बात आती थी तो वो कहीं भी पीछे नहीं हटे। सवालों की बात आती थी, जवाब देने की बात आती थी, वो कहीं भी पीछे नहीं हटे। एक ऐसा नेता जो सरल स्वभाव का था, जो शांत था, जब वो बोलते थे तो समझ में आता था कि उनकी शिक्षा दीक्षा किस लेवल की है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ऐसे जो बेदाग थे, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला जो बेदाग था, जिन्होंने गठबंधन की सरकार में रहते हुए भी उस जटिल प्रक्रिया में अपने आप को किस तरह से निकाला सामने, वो उनके जीवन को दर्शाता है। और वही आज है कि आज हम 92 साल की उम्र में जब वो अलविदा कह गए, उनका जिक्र हम कर रहे हैं, हम उन्हें एडमायर कर रहे हैं, और तमाम लोगों के लिए वो आइडियल पद पर तैनात रहे। कांग्रेस दफ्तर से फिलहाल ये सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं। पार्थिव शरीर जहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का रखा गया है, और जहां पे अंतिम विदाई के लिए सब उनको आ रहे हैं पुष्प अर्पित करते हुए। उनके परिवारजन वहां पर बैठे हुए हैं
और उसके बाद 11:45 पर ये पंचतत्व में इनको विलीन किया जाएगा। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए सीधे आपको उत्तर प्रदेश के संभल से खबर बता रहे हैं। लगातार नए कूप मिलने का सिलसिला जारी है संभल में। एक तरफ जहां चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई, वहीं 150 साल प्राचीन बावड़ी की खुदाई की गई। 6 तस्वीरें इस समय आपके स्क्रीन पर हैं जो आपको सिलसिलेवार तरीके से हम बता रहे हैं। दरअसल संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया। तो वहीं शेमनाथ धाम में खुदाई के दौरान एक और प्राचीन कुएं का पता चला। संभल में प्रशासन और एसआई की टीम बावड़ी की एक ईंट का निरीक्षण कर रही है, जिससे बावड़ी के इतिहास को सबके सामने लाया जा सके। तो ये सीधे तस्वीरें आपको दिखा रही हैं कि संभल में किस तरह से खुदाई की प्रक्रिया जारी है। और ना सिर्फ खुदाई हो रही है, जब जब खुदाई होती है तो कहीं कुआं मिलता है, कहीं बावड़ी मिलती है, कहीं भद्रप्रकाश तीर्थ का सर्वे मिलता है, कहीं कुएं में खजाना होने का दावा मिलता है, तो कहीं पर चंद्रमुख कूप दिखाई देता है। तो ये तमाम चीजें मिली हुई हैं। संभल में प्रशासन की टीम लगातार कुएं और मंदिर की तलाश में जुटी है। जगह जगह खुदाई हो रही है, नए नए मंदिर और कूप मिल रहे हैं। और इसी बीच प्रशासन वहां पर पुलिस चौकी बनवा रहा है, जिसे सत्यव्रत चौकी नाम दिया जाएगा। संभल में मिले बावड़ी की खुदाई भी लगातार जारी है। बावड़ी की 16 सीढ़ियां दिखने लगी, पहली मंजिल का लाल रंग का फर्श भी दिखने लगा। और इसी बीच जो नए कूप मिले हैं, जो कई 100 साल पुरानी बताई जा रही है। और इसी पर देखिए वे रिपोर्ट। संभल में इस वक्त एएसआई की टीम, पुलिस की टीम, आरएएफ की टुकड़ी और पूरा प्रशासनिक अमला कैंप कर रहा है, क्योंकि जिस संभल में मंदिर मस्जिद पर विवाद हुआ, उसी संभल में एक के बाद एक मंदिर और कूप निकल रहे हैं। अब प्रशासन संभल में सत्य सनातन की तलाश में जुटा है। बुलडोजर ने पुलिस चौकी की नींव को खोदना शुरू कर दिया। ये पुलिस चौकी बननी है, जिसमें किचन बनना है, आवास बनना है, हॉल बनना है। ये सारी पुलिस की तैयारी है ताकि इस इलाके में शांति व्यवस्था कायम रहे, जिस पर जुमे की नमाज के बाद में अधिकारियों ने काम शुरू किया। पहले पैमाइश हुई, उसके बाद में मार्किंग हुई। अब बुलडोजर भी यहाँ पहुँच गया है, जो नींव को खोद रहा है। अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा वो दिखाएं इन तस्वीरों को। ये बुलडोजर है, ये नींव खोद रहा है। करीब 1 घंटे से नींव की खुदाई का काम जारी है। हालांकि प्रशासन की तैयारी बहुत जल्दी पुलिस चौकी बनाकर इलाके में शांति व्यवस्था कायम करने की है। संभल के जामा मस्जिद इलाके में पुलिस चौकी बनाई जा रही है, जिसका नाम सत्यव्रत पुलिस चौकी होगा। एएसपी की मौजूदगी में जमीन की पैमाइश के बाद अब वहां पर बुलडोजर गरज रहा है। पुलिस चौकी की नींव की खुदाई हो रही है और इलाके में आरएएफ को तैनात कर दिया गया है। जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर पुलिस चौकी का निर्माण का काम शुरू हुआ है। वहीं मौके पर भारी तादाद में आरएएफ तैनात है। हालांकि स्थानीय पुलिस भी है, मगर आरएएफ की बड़ी तैनाती है। हम अपने साथी कैमरामैन से कहेंगे जरा सा ये दिखाएं पीछे। ये आरएएफ है जो सुरक्षा व्यवस्था, शांति व्यवस्था के लिए यहाँ पर मौके पर पहुँची है। बड़ी तादाद है। इसके अलावा पुलिस भी है। वहीं पर यहाँ जामा मस्जिद इलाके में, जामा मस्जिद के गेट के सामने पुलिस चौकी का निर्माण भी शुरू हो गया है। यहाँ प्रशासन पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम किए हुए हैं। वहीं स्थायी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस चौकी की जरूरत महसूस की गई थी। सत्यव्रत चौकी बनाने के काम में मजदूर जुट गए हैं, लेकिन जामा मस्जिद कमेटी के सचिव इस जमीन को निजी और नमाज की जमीन बता रहे हैं। कोई विवाद नहीं है, बस चौकी की जो जगह है उसको नापा जा रहा है और नाप करके ये चौकी बनाई जा रही है। चौकी यहाँ पर क्यों बनाई जा रही है, ऐसी क्या जरूरत है सर? सुरक्षा की दृष्टि, आसपास जो जामा मस्जिद परिसर की सुरक्षा की दृष्टि चौकी बनाई जा रही है, जिससे कि यहाँ फोर्स रहे और लगातार रहे और सुरक्षित हम स्थल को रखें। ये पर्सनल प्रॉपर्टी है। नॉर्थ साइड में जो प्रॉपर्टी है, जो कारी वाजिद साहब इसके शाही जामा मस्जिद के इमाम रहे हैं, इमाम हैं भी, वो ईद और बकरीद की नमाज पढ़ाते हैं। ये उनकी प्रॉपर्टी है, उस पर नमाज होती है जामा मस्जिद की। कितनी प्रॉपर्टी यहाँ पर आप लोगों ने अभी बात नहीं, अब अभी बात कर लें ये कैसा निशान लगाए, उसके बाद हम बताते हैं। अच्छा, यहाँ ये शाही जामा मस्जिद की नमाज होती है हर साल इसमें। अलविदा जो जगह पर चौकी बनी, हाँ, जहाँ चौकी में बनने को कह रहे हैं वो शाही जामा मस्जिद की अपनी नमाज होती है, हर साल होती है। और कारी वाजिद साहब ने ये जगह जो है मस्जिद को नमाज के लिए दे रखी है। इधर संभल में बावड़ी और कुओं की खुदाई जारी है। बावड़ी में 16 सीढ़ियां दिखने लगी हैं। पहले मंजिल पर लाल पत्थर से बना फर्श भी दिखने लगा है। अब तो जिस तरह का ये हमारा ये जो है ढांचा आ रहा है, ये एक पौराणिक ऐतिहासिक धरोहर है, तो इसको तो संरक्षित शासन प्रशासन स्तर से होगा ही। हम लोग को जैसा दिशा निर्देश मिलेगा वैसा हम लोग करेंगे ही।
और जैसा कि ये पुरातात्विक अवशेष दिखाई दे रहा है और निश्चित रूप से सभी तरफ के मकान प्रभावित होंगे। इतना ही नहीं, संभल में 2 और कूपों का पता चला है। एएसआई ने 2 और तीर्थों का निरीक्षण किया है। संभल में चंद्रमुख कूप और भद्रकाश तीर्थ की जांच की गई। एएसआई की टीम ने दोनों जगहों पर सनातन सभ्यता के प्रतीकों का जायजा लिया। वहां पर फोटोग्राफी भी की गई। अभी हम लोग इससे पहले गए थे भद्रकाश आश्रम हुआ करता था पहले, वहाँ और एक आनंद सार और मत्स्योदरी 3 तीर्थ एक ही पास थे। वहाँ भी हम लोग वहाँ से होकर आए हैं। तो वहाँ एक स्ट्रक्चर भी मिला है, बहुत पुराना ईंटों का स्ट्रक्चर है, उसमें सीढ़ियाँ वगैरह भी बनी हुई है। तो उसको ये सही की टीम ने देखा है और इसके बाद अपने स्टडी के बाद वो लोग अपनी फाइंडिंग देंगे कि वो कितना पुराना है और किस तरह उसका संरक्षण किया जाए। उसके बाद हम लोग अभी आलम सराय में ब्रह्म कूप आए थे। ये भी बहुत पुराना कूप है और तीर्थ है। यह बहुत पुरानी पत्थरों से, बहुत पुराने पत्थरों से बना हुआ है। तो इसको, इसके भी नमूने वगैरह लिए हैं एएसआई की टीम ने और इन्होंने देखा है। इसके बाद जो भी इनकी फाइंडिंग आएगी उसके अनुसार इसके संरक्षण होगा। भद्रकाश तीर्थ का जिक्र पुराणों में भी होने का दावा किया जाता है। भाद्र के महीने में इसमें पंचमी को कई साल पहले तक स्नान किया जाता था, लेकिन उसके बाद ये बंद कर दिया गया। इस कुंड का स्नान पवित्र माना जाता था। इस तीर्थ को 68 तीर्थ में से ही एक माना जाता है। पूरा कुंड जो है आपको दिखाई देगा। कुंड की पूरी पुरानी प्राचीन दीवारें यहाँ पर है, क्योंकि हौज भद्रसराय इलाका है जहाँ पर ये कुंड कहा जाता है। और यहाँ पर ये दावा किया जाता है कि भद्रिका तीर्थ भी ये है। ये सीढ़ियां इस तरफ जा रही हैं, ये सीढ़ियां सारी नीचे की तरफ जा रही हैं। तो यानी ये कुंड में लोग उतरते थे और यहाँ स्नान करते थे। और इस स्नान को अब यहाँ पर कई सालों से नहीं देखा गया, क्योंकि इस पवित्र जगह पर अब कोई नहीं आता। और इसी वजह से आज एएसआई की टीम स्थानीय प्रशासन के सहयोग से इस कुंड को लेकर यहाँ पर एकदम से एक्शन मोड में आई है। और इस भद्र कुंड, जिसे भद्रकाश भी कहा जाता है, यहाँ पर अब पूरी तरह से एएसआई की टीमें आपको दिखाई देंगी। संभल में जामा मस्जिद से 150 मीटर दूर प्राचीन मृत्युंजय कुआं और पृथ्वीराज चौहान से जुड़ा कुआं भी मिला है, जिसमें हथियार और खजाना होने का दावा किया गया है। फिलहाल प्रशासन का पूरा अमला संभल के सर्वेक्षण में जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक परिवार में कितने बच्चे हों, इस पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है। घमासान इसलिए क्योंकि हिंदू आबादी बढ़ाने को लेकर एक बार फिर से बयान सामने आया है। स्वामी गोपालानंद सरस्वती ने कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी की तरह 4 संतान पैदा करें। तो जैन मुनि विनम्र सागर महाराज ने कहा, हम 2 हमारे 2। हिंदू आबादी को घटाने वाला नारा है। देखिए इसी पर ये रिपोर्ट। 2 बच्चे अब नहीं अच्छे। 4 बेटों को जन्म दें। भले हमारे देश के नीति निर्माता कह रहे हैं कि भाई हम 2 हमारा 1 या हम 2 हमारे 2, नहीं मानते हम इस चीज को। 2 से नहीं बनेगी बात, अब चाहिए 8। सारे हिंदुओं ने इस बात को दिल से स्वीकार कर लिया, हम 2 हमारे 2। हरिदीवाल वालों ने स्वीकार नहीं किया। बच्चों वाला बयान मच गया घमासान। ज्यादा बच्चे पैदा करना, क्यों ऐसी वकालत? जनसंख्या पर नियंत्रण करने की बजाय इन दिनों जनसंख्या बढ़ाने पर बयानबाजी शुरू हो गई है। सनातन की लड़ाई के नाम पर हिंदुओं को 2 बच्चे नहीं अच्छे वाला संदेश दिया जा रहा है। कभी बाबा तो कभी स्वामी तो कभी महाराज, हर बार यही संदेश क्यों? इस बार स्वामी गोपालानंद सरस्वती का बयान आया है। हम तो माता पिताओं से आग्रह करते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी ने 4 बेटों को धर्म के लिए कुर्बान कर दिया, हम 1 बेटा तो दें। 4 बेटों को जन्म दें। भले हमारे देश के नीति निर्माता कह रहे हैं कि भाई हम 2 हमारा 1 या हम 2 हमारे 2, नहीं मानते हम इस चीज को तब तक जब तक इसका पालन भारत का प्रत्येक धर्म का व्यक्ति नहीं कर लेता। सुना आपने स्वामी जी क्या कह रहे हैं। अब आपको जैन मुनि विनम्र सागर महाराज का बयान सुनाते हैं, जो बच्चों को लेकर क्या कह रहे हैं। आप सोचिएगा कि उनके टाइम से एक नारा निकला था, हम 2 हमारे 2। इसके पहले वो नारा नहीं निकला बंधुओं। इतिहास को थोड़ा टटोल के देखिएगा। आखिर हिंदुओं को ये संदेश क्यों दिया जा रहा है? क्यों धर्म के नाम पर एक खाई बनाई जा रही है जो हर दिन गहरी हो रही है?
फिलहाल प्रदेश में आबादी पर एक बार फिर से घमासान छिड़ गया है, लेकिन सवाल ये है, जनसंख्या नियंत्रण को लेकर बनने वाली नीतियों का क्या, सरकार के विजन का क्या, बढ़ती जनसंख्या के बीच विकास की रफ्तार कैसे बढ़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज के कुंभ क्षेत्र में लगे पोस्टर पर गहराता विवाद देख पुलिस ने उसे हटा दिया। दरअसल जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने वक्फ बोर्ड को लेकर ये पोस्टर लगाया था। हालांकि नरेंद्राचार्य इसके अलावे भी कई पोस्टर कुंभ क्षेत्र में लगा चुके हैं। एक पोस्टर में डरेंगे तो मरेंगे लिखा, दूसरे पोस्टर में लिखा सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। अब इस पोस्टर पर विवाद हो रहा था और इसी पर देखिए यह रिपोर्ट। सारे बोर्ड जो है वो नफरत फैलाने वाले हैं। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों के बीच वहां लगाए गए कुछ पोस्टर्स चर्चा का विषय बने हुए हैं। पहले डरेंगे तो मरेंगे, अब वक्फ बोर्ड को लेकर विवादित पोस्टर चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने उसे हटा दिया। ये दूसरी होर्डिंग लगाई गई है जिसमें साफ तौर पर लिखा है वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में यह कैसी छूट है। इसको न्यूज़ 18 पर दिखाए जाने के बाद अब इस होर्डिंग को यहाँ पर जो पुलिस है उसने यहाँ पर इसको हटवाया है, क्योंकि विवाद इस मामले को लेकर बढ़ रहा है। तो विवाद बढ़ता देखकर अब पुलिस ने इस होर्डिंग को यहाँ से हटा दिया है और इस मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है कि मेले में इस तरह के कोई भी विवादित पोस्टर जो है या होर्डिंग आप नहीं लगाए जाएंगे, जिससे कि किसी भी तरह के माहौल खराब होने का खतरा पैदा होता हो। दरअसल महाकुंभ में जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने एक के बाद एक कई पोस्टर कुंभ क्षेत्र में लगा दिए। एक पोस्टर में डरेंगे तो मरेंगे लिखा, दूसरे पोस्टर में लिखा सनातन सात्विक है पर कायर नहीं। उसके बाद तीसरे होर्डिंग में लिखा वक्फ के नाम पर संपत्ति की लूट है, धर्मनिरपेक्ष देश में ये कैसी छूट है। जिसके बाद संतों ने भी उनके इस बयान से खुद को किनारा कर लिया। सर्वप्रथम तो ये निषेध है, इस तरह का कोई भी होर्डिंग लगना पूरा मेला क्षेत्र में या शहर में भी ये निषेध है। किसी भी धर्म के विरुद्ध कोई भी है जो होर्डिंग नहीं लगा सकते। ये राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिकों का जो है कार्य वक्तव्य जो है वो वहां जा करके करें। ये मेला क्षेत्र में ऐसा है जो किसी भी धर्म के प्रति कोई भी ऐसा है जो वक्तव्य नहीं देना चाहिए, ना ऐसा होर्डिंग लगाना चाहिए। ये तो पूरे विश्व का धरोहर है, सनातन धर्म धरोहर है पूरे विश्व के लोगों के लिए, सभी धर्मों के लोगों के लिए। जब एक विशेष वर्ग के लोग इस तरीके से लगातार सनातन धर्म के ऊपर हमला करते जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है व्यक्ति की अपनी स्वतंत्रता है और वो संविधान के दायरे में रख करके वो तो सारी बात अपनी खोल रहा है। अब एक लूट का डब्बा जो कानून बनाया गया, चाहे वो धर्म निरपेक्ष के ऊपर हो या हमारा 1991 का इन्होंने ऑर्डिनेंस पास किया या वह बिल की बात हो, तो आप देखिए एक तरफा कानून बनते जा रहा है। सनातन धर्म के मानने वालों के लोग मठ मंदिरों की जमीन सिकुड़ती जा रही है। तो ये एक वेदना है व्यक्ति की, अपनी उसकी चेतना है, जागृति करने के लिए एक उसका अपना भाव है, उसने बैनर में उकेर दिया, बाकी ज्यादा कुछ इसमें नहीं है। कुंभ मेला क्षेत्र में लगे इस होर्डिंग को फिलहाल हटा दिया गया है, लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसके विरोध में उतर आए हैं। उनका कहना है कि कुंभ सनातन का एक बड़ा आयोजन है, इसमें ऐसे होर्डिंग लगाकर राजनीति करना सही नहीं। ऐसे होर्डिंग्स लगाने वालों पर कार्रवाई की जाए। ये सारे बोर्ड जो हैं वो नफरत फैलाने वाले हैं और हिंदुस्तान की अमन और फिजा को दरहम बरहम करने वाले हैं। जो खुशगवार माहौल है उस खुशगवार माहौल को बिगाड़ना है, माहौल को खराब करना है। इस पर यह जिम्मेदारी बनती है वहां के निगरां लोगों की, जो मेला के निगरां हैं और वहां के जो जिम्मेदारान हैं उनको देना चाहिए, उस पर ध्यान देना चाहिए। खुद उत्तर प्रदेश की हुकूमत को इन तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए और लगाम लगाना चाहिए, रोकना चाहिए। ये होर्डिंग जगत गुरु रामानंदाचार्य नरेंद्राचार्य ने त्रिवेणी रोड पर हरिहर गंगा आरती स्थल चौराहे पर लगाई थी, जिसे अब मेला पुलिस ने हटा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और किस तरह से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और उस वजह से किस तरह ठंड और बढ़ गई है, उसके बारे में खबर आपको बताते चले। सबसे पहले बात दिल्ली एनसीआर की, जहां पर रात भर से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने शनिवार को बारिश और रविवार सोमवार के लिए कोहरे का येलो अलर्ट जारी कर दिया और इस दौरान अधिकतम तापमान 15 और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। लगातार हो रही बारिश से दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन बढ़ गई है। पहाड़ों पर भी लगातार बर्फबारी जारी है। दिल्ली एनसीआर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए, कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश की वजह से ठिठुरन बढ़ गई है। येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। रात का तापमान 12 डिग्री सेल्सियस और दिन का तापमान भी इस तरह से दर्ज किया गया है। वहीं आपको बताते चले ग्रेटर नोएडा, जहां पर देर रात करीब 2 बजे तेज बारिश के साथ ओले भी पड़े। बारिश और ओले गिरने की वजह से ठिठुरन बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज भी बारिश का येलो अलर्ट जारी कर रखा है। मौसम विभाग ने बताया कि मौसम के मिजाज में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हुआ। इसके प्रभाव से ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के साथ ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश हुई। तो वहीं पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में जबरदस्त बर्फबारी भी हो रही है। नए साल के स्वागत के लिए भारी तादाद में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं। वो नए साल पर बर्फबारी का मजा ले रहे हैं। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट पर है। पर्यटकों की मदद की जा रही है। कुल्लू हो या फिर मनाली या फिर शिमला या लाहौल स्पीति, हर जगह बर्फबारी हो रही है और बर्फ की वजह से सफेद चादर छाई हुई है। बर्फबारी की वजह से सड़कों पर फिसलन जैसे हालात भी पैदा हो गए हैं। गाड़ी चलाने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और उसको प्रशासन लगातार हटाने का प्रयास भी कर रही है ताकि सड़कों पर गुजरने वाले जो वाहन हैं वो आसानी से गुजर सके। वहीं हिमाचल प्रदेश की बात आ जाइए, जहां पर जबरदस्त बर्फबारी जारी है। कुल्लू और मनाली के ऊपरी क्षेत्र में भारी बर्फबारी का दौर जारी है। सैलानी बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर बर्फबारी और पहाड़ों पर जाम जैसे हालात भी हो गए हैं। सोलंग नाला से पलचान के बीच फंसे सैकड़ों गाड़ियों को निकाला गया है। सड़कों पर गाड़ी चलाना मुश्किल हो रहा है। भारी बर्फबारी की वजह से गाड़ियां फिसल रही हैं। कांगड़ा, चंबा और कुल्लू के आसपास आज भी बर्फबारी होगी।